नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने स्पेशली जो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं और रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड तथ्यों को शामिल किया है। तो आइए आज के टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता किसे माना गया है? तो इसका आंसर आएगा रामचंद्र शुक्ल जी को। निम्न में से किस निबंध को रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है? तो किस निबंध को इनकी सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है? काव्य में रहस्यवाद, इसको सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिंतामणि का कौन सा भाग रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना में आता है? तो भाग 2 सैद्धांतिक आलोचना में आता है। निम्न में से किसे पथिकृत आचार्य कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को पथिकृत आचार्य कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पर किसका प्रभाव है? तो इनके ऊपर जो तेन महोदय थे, उनकी तेन महोदय विधेयवादी प्रथम विधेयवादी रचनाकार थे, उनकी पद्धति विधेयवादी पद्धति का प्रभाव रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पर माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्र शुक्ल के बारे में सही कथन कौन सा है? उनकी आलोचना विधि तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक है। उनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का प्रभाव है। उनकी रुचि लोक मंगल में है, ना कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। तो हमें इनमें से रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो सही कथन है वो बताने। तो ये तीनों ही कथन रामचंद्र शुक्ल के बारे में सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचंद्र शुक्ल ने कविता के किन प्रकारों की चर्चा की है? तो आनंद की रस अवस्था का काव्य, आनंद की साधना अवस्था का काव्य और आनंद की सिद्ध अवस्था का काव्य। तो किन किन प्रकारों की इसमें चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर 2 और 3, आनंद की साधना अवस्था का काव्य और आनंद की सिद्ध अवस्था का काव्य। आनंद की रस अवस्था का काव्य इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सही कथन कौन सा है? उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। साधारणीकरण के संदर्भ में रसात्मकता के मध्य कोटि का जिक्र किया है। उन्होंने मुक्तक की जगह प्रबंध का महत्व दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये तीनों ही कथन है वो सही है, क्योंकि उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार भी दिया था और मध्य कोटि का भी जिक्र किया था रसात्मकता के संबंध में, और उन्होंने मुक्तक की जगह प्रबंध काव्य को महत्व दिया था। प्रश्न नंबर 10 है, विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत है वो किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्ति हृदय से लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा कहलाती। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति के बारे में सही कथन कौन सा है? इन्होंने प्रतीकवाद और रहस्यवाद की जगह बिंबों को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें हमने बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तो ये इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है नहीं किया है। तो ये गलत हो जाएगा और ये बाकी के 2 ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर परीक्षाओं में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ आलोचकों ने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही जयदेव के पदों को। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की करुणा और शक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा था।
क्वेश्चन नंबर 15 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक समीक्षा का प्रौढ़तम रूप किस रचना की भूमिका में मिलता है? तो ये कुछ रचनाएं हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, लेकिन इनमें भी उनकी जो प्रौढ़तम रूप, जो समीक्षा का प्रौढ़तम रूप है या जो मैच्योरिटी लेवल है वो किस में ज़्यादा मिलता है? तो वो चिंतामणि, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीत सार, जायसी ग्रंथावली। तो इसमें चिंतामणि कट जाएगा और बाकी के ये ऑप्शन है ये ठीक है। तुलसी ग्रंथावली में मिलता है, ब्रह्मगीत सार में मिलता है और जायसी ग्रंथावली में भी मिलता है। प्रश्न नंबर 16 है, रामचंद्र शुक्ल ने किन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है? कला साहित्य के लिए, कला कला के लिए और कला जीवन, कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। तो इसका आंसर आएगा बी, 2 और 3 ठीक है, जबकि 1 है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इनको हमें प्रकाशन के हिसाब से या फिर जो जिस टाइम पर ये रचना लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये अरेंज करना है। तो ये मैंने अरेंज करके ही लिखा है और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी रचनाएं हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। तो ये 1 2 3 4 ये सही है, ठीक से अरेंज करके लिख रखी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अब ये नंद दुलारे वाजपेयी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, कविता क्या है, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य। तो नंद दुलारे वाजपेयी की कौन सी रचना नहीं है? हमें नहीं है बताना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये है, जयशंकर प्रसाद है, आधुनिक साहित्य है, जबकि जो कविता क्या है ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना कौन सी है? नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। तो ये सभी रचनाएं हैं वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? महाकवि सूरदास, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, रीति और शैली। तो ये मैंने क्रम के अनुसार ही लिख रखा है, इनको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में कब से कब तक के निबंध संकलित हैं? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में 1930 से लेकर 40 के समय काल के जो निबंध है वो संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी आलोचना में भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व किसे माना है? तो इन्होंने रस को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे हिंदी साहित्य से अलग रखने की बात की है? प्रकृतवादी यथार्थवाद, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, निराशा और कुंठावादी यथार्थवाद। तो इन तीनों को ही रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य से अलग रखने की बात कही है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे हिंदी साहित्य से अलग रखने की बात की है? तो प्रकृतवादी यथार्थवाद, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, निराशा और कुंठावादी यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद दुलारे वाजपेयी सहृदय का अर्थ क्या मानते हैं? सहृदय का अर्थ क्या मानते हैं? सहृदय का अर्थ है सरल हृदय और सुग्राही व्यक्ति, भावुक या समीक्षक व्यक्ति, मानवीय एवं प्राकृतिक भावनाओं वाला व्यक्ति या मानवीय संवेदनाओं से परिचित व्यक्ति। तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार जो सहृदय व्यक्ति होता है वो कौन होता है? मानवीय संवेदनाओं से परिचित व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंद दुलारे वाजपेयी की काव्य मान्यताएं किससे प्रभावित हैं? किससे प्रभावित हैं? ये जयशंकर प्रसाद से प्रभावित हैं। कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता। ये कथन किसका है? ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है कि कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वच्छंदतावादी आलोचक के पहले समर्थ आलोचक कौन थे? तो
तो स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रथम आलोचक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी जी थे। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति में सर्वप्रमुख कौन सा है? तो कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीकी या शैली अध्ययन, समय और समाज और उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन। तो इसका आंसर आएगा ए, कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन। नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी किस रचना की भूमिका में आलोचना की 7 बातों पर ध्यान रखने की बात की है? नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, नए संदर्भ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य। तो पहली बात तो इन सभी रचनाओं को आप याद रखिए कि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये रचनाएं हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, नए संदर्भ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य। लेकिन इसमें 7 बातों की जो आलोचना की 7 बातें हैं उनका ध्यान रखने की बात किस रचना में की गई है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 30 है, नंद दुलारे वाजपेयी ने किस रचना की भूमिका में आलोचना की 4 पद्धतियों से बचने की बात की है? पिछली में 7 बातों पर ध्यान रखने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 4 पद्धतियों से बचने की बात कही है। किस आलोचना में, किस रचना में बात की गई है इस चीज़ की? तो साहित्य का आधुनिक युग, नई कविता, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। तो ये जो 4 पद्धतियों के बचने की जो बात की गई है वो किस में की गई है? आधुनिक साहित्य में। और 7 बातों पर ध्यान रखने की बात किस में की गई थी? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, नंद दुलारे वाजपेयी किस आलोचना पद्धति से बचने की बात करते हैं? तो वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित, समाजवादी समीक्षा, कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा, उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा। तो इन सभी से बचने की बात नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपनी आलोचना पद्धति में की है कि वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित, समाजवादी समीक्षा, कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा, उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा। नंद दुलारे वाजपेयी का मत रामचंद्र शुक्ल की किन 2 बिंदुओं पर अलग था? मतलब किन बातों में ये दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे? तो इसका आंसर आएगा आदिकालीन प्रवृत्तियाँ सूरदास के संदर्भ में, रीतिकाल के संदर्भ में या छायावाद के संदर्भ में। तो सूरदास के संदर्भ में और छायावाद के संदर्भ में जो रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे। इन दोनों की अलग अलग विचारधाराएँ थीं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक ही लाइन दे देते हैं कई बार कि बताओ ये लाइन किसकी है, किसने कही थी? इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। भाव संवेदना मार्मिकता की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा को पांडित्यपूर्ण माना है। जो नंद दुलारे वाजपेयी थे उन्होंने जो राम की शक्ति पूजा है, निराला जी की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसको भाव संवेदना और मार्मिक दृष्टि से इन्होंने पांडित्यपूर्ण रचना माना है। बादल राग यमुना के प्रति कविता में शक्ति पूजा को कमज़ोर माना गया है। तो ये सभी बातें नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी किस रचना से आलोचना प्रारंभ की थी? तो उन्होंने किस रचना से आलोचना शुरू की थी? तो उन्होंने अपनी जो पहली रचना थी सुमित्रानंदन पंथ, इससे आलोचना की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 35 है, डॉक्टर नगेंद्र की सैद्धांतिक आलोचना किस रचना में स्पष्ट होती है? रीति काव्य की भूमिका में, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता। प्रश्न नंबर 36 है, डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में उनकी व्यवहारिक आलोचना की सर्वोच्च स्तर की रचना कौन सी है? तो डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में मतलब डॉक्टर नगेंद्र अपनी यही किस रचना को सर्वोच्च स्तर की रचना मानते हैं? तो उन्होंने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं जो रचना है इसकी आलोचना लिखी थी। इसको वो आलोचना में सर्वोच्च स्तर की आलोचना मानते हैं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति किससे प्रभावित थी? तो उनकी जो आलोचना पद्धति है डॉक्टर नगेंद्र की वो क्रॉचे, रिचर्ड्स और फ्रायड, इन तीनों से ही प्रभावित थी।
क्वेश्चन नंबर 38 है, डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी रचना जो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थी? तो पहली बात तो ये डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं हैं, इनको याद रखिए कि ये सभी रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं। दूसरा, फिर फ्रायड आए हैं और फ्रायड की जो फ्रायड किस उसके मत से थे, किस वाद से रिलेटेड थे? ये मनोविश्लेषणवाद से थे। तो कौन सी रचनाएं हैं मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थी? तुलसी और नारी, देव और उनकी कविता, छायावाद की परिभाषा, मिथक और साहित्य। तो ये सभी रचनाएं जो डॉक्टर नगेंद्र की हैं, ये सभी फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर नगेंद्र की किस पुस्तक को ठीक ठिकाने की पुस्तक कहा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आचार्य शुक्ल ने डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक को ठीक ठिकाने की पुस्तक कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक थी सुमित्रानंदन पंत, उसको उन्होंने ठीक ठिकाने की पुस्तक कहा है। प्रश्न नंबर 40 है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना कौन सी है? साहित्य का धर्म, कविता क्या है, साहित्य के मान। तो इसका जो आंसर है वो ये तीनों ही डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं हैं। साहित्य का धर्म, कविता क्या है और साहित्य के मान, ये तीनों रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं। अगला क्वेश्चन 41 है, स्वच्छंदतावादी आलोचना के तहत मानवतावादी, शोधपरक एवं ऐतिहासिक दृष्टि वाले आलोचक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मनुष्य ही साहित्य का लक्षण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भावावेग, कल्पना, पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, ये कथन किन का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर इस्लाम न आया होता तो वो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसा आज है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर इस्लाम भारत में न आया होता तो भी साहित्य का जो बाहर आना है वो वैसा ही था, क्योंकि जो इस्लाम है वो उत्तर भारत की तरफ से आए थे, भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण भारत से हुई थी। तो इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसा आज है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है और इसके जो रचयिता हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना प्रकाशन की दृष्टि से सबसे पहले की है? तो सुर साहित्य। कौन सी रचना है? सुर साहित्य। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हमारे साहित्य निर्माता, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इनमें से नहीं बतानी हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारे साहित्य निर्माता। जो बाकी की 3 रचनाएं हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सारे समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे आलोचक हैं जैसे नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई जो लाइन ज़रूर आती है एग्ज़ाम में और ये पूछ लेते हैं कि ये किसकी लाइन है। तो इसका आंसर आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निम्न में से किस रचना के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी का समीक्षक रूप उभर कर सामने आया? तो उन्होंने कबीर के ऊपर एक रचना की थी, कबीर नाम से ही। इससे उनका जो समीक्षक रूप है या जो आलोचक रूप है वो उभर कर सामने आया है। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, ये कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जगत की अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। जगत है वो अव्यक्त की, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी अभिव्यक्ति है जगत, और काव्य उस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इस प्रकार आज हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो हमारे प्रमुख आलोचक थे उनके बारे में, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो नगेंद्र थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी थे, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हमने याद किए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर करें और अगले वीडियो में मैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आऊँगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके जो टेस्ट सीरीज़ हैं या फिर उनकी जो क्वेश्चन MCQ या PYQ, तो उसी के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। डेली हम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई कक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।